ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। और हमारा ये अगला टॉपिक है ब्लड रिलेशन, जिसे हम हिंदी में रक्त संबंध के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ब्लड रिलेशन, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के रिलेशन दिए जाते हैं जिनको आप अपने घर में भी देखते सुनते हैं। आपको जो सवाल पूछे जाएंगे वो इन्हीं रिलेशंस के इर्द गिर्द होंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग होती है वो कई टाइप की हो जाती है। एक आपको पजल बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाता है। पजल बेस्ड क्वेश्चन का मतलब कुछ लाइन, कुछ पैराग्राफ आपको दे दिया जाता है, 5-6 लाइन होती है। उसमें आपको रिलेशंस के रेस्पेक्ट में आपको कुछ हिंट प्रोवाइड की जाती है। फर्दर आपको उसी पे बेस्ड काउंटर क्वेश्चन, काउंटर अटैक किया जाता है। जैसे ए का क्या संबंध है डी से, एफ का क्या संबंध है जी से, ऐसा ही कुछ सवाल बुना जाता है। एक तो ये फॉर्मेटिंग हो जाती है। एक फॉर्मेटिंग और होती है इसकी, जिसे कहते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन आपको याद होगा, असमानता में भी आपने एक पढ़ा था कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी में क्या था, ये जो असमानताएं थी इनको डायरेक्ट रिप्रेजेंट ना करके कोड कर दिया गया था। कोड कैसे किया गया था, a प्लस बी का मतलब है a इज ग्रेटर देन b, ऐसा ही कुछ था। इस ब्लड रिलेशन में भी कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पे आपसे क्या कहा जाएगा, a प्लस बी का मतलब है a माता है b की, a माइनस बी का मतलब है a पिता है b के। मतलब ये हुआ कि अब आपको जो रिलेशन दिए जाएंगे वो डायरेक्ट नहीं दिए जाएंगे बल्कि इनडायरेक्ट वे में। मतलब आपको पर्टिकुलर रिलेशंस को एक आइकन में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। प्लस का मतलब माता, माइनस का मतलब ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता। ये रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करता रहता है। और फिर आपका तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग फॉर्मेट होगा इंडिकेटिंग का। इंडिकेटिंग का मतलब जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, इंडिकेटिंग मतलब इंडिकेट कर रहा है, किसी की ओर इशारा करके बात कही जा रही है। जैसे राम ने सीता की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये मेरी माता की पुत्री है। मतलब अब आपको रिलेशन स्ट्रेट अवे नहीं बताया जाएगा कि वो उसकी बहन है, बल्कि कुछ घुमा फिरा के कहा जाएगा और फिर आपसे कहा जाएगा कि बताइए कहने वाले पर्सन का उस फोटो वाले पर्सन से या जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था उससे क्या रिलेशन है। ठीक है, ये तो थे सारे फॉर्मेट्स। अब आते हैं आपको कितने तरीके के रिलेशन इसमें मिल जाएंगे। रिलेशन से आप वाकिफ ऑलरेडी होंगे ही। जैसे फादर मदर, मतलब हिंदी में हम क्या कहते हैं, माता पिता। अगला रिलेशन आपके पास आ जाता है ब्रदर सिस्टर, जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, भाई बहन। अगला आ जाता है हस्बैंड वाइफ, जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पति पत्नी। अगला आ जाता है ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, जैसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, दादा दादी। अगला आ जाता है आपके पास ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंड मदर, मतलब परदादा और परदादी। अब अगला रिलेशन आपके पास आ जाएगा सन इन लॉ और सिस्टर इन लॉ का। उसके बाद फिर आपके पास आ जाएगा फादर इन लॉ और मदर इन लॉ का, मतलब ससुर जी और सास। अगला आपके पास आ जाएगा कजिन का रिलेशन। उसके बाद आपका रिलेशन होता है नेफ्यू और नीस का। अब यहाँ पे आपने क्या एक चीज का ध्यान दिया है, मैंने यहाँ पे ये जो इन लॉस के रिलेशन थे इसको शुद्ध हिंदी में ना बोल करके आपको क्या वर्ड दिया, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। यही आपके साथ एग्जाम में भी ट्रिक खेली जाती है। ट्रिक क्यों खेली जाती है, एक्चुअली ये इंग्लिश का वर्ड है ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। इंग्लिश में इस वर्ड का कोई दायरा नहीं है, ये बहुत बड़ी बाउंड्री कवर अप कर रहा है। देवर, जेठ, साला सब एक ही पैमाने में नाप दिए जाते हैं ब्रदर इन लॉ। अच्छा, हिंदी में, हमारी हिंदी में इन हर रिलेशंस के लिए एक अलग अलग क्लैरिफिकेशन, एक अलग अलग वर्डिंग यूज की जाती है। अब यहाँ पे इन लोगों ने ट्रिक ये खेली, अगर ये आपको प्रॉपर हिंदी में लिख के दे देते कि वो उसका देवर लग रहा है, जेठ लग रहा है, दामाद लग रहा है या साला लग रहा है, आपको प्रॉपर हिंदी में वर्ड लिख के दे देते तो आप रिलेशन को लेके बहुत क्लियर हो जाते। और यही एग्जामिनर चाहते हैं कि आप इस सवाल को जल्दी से सिंप्लीफाई ना कर पाए। इसीलिए क्योंकि इंग्लिश में सिंप्लीफाई करने में समय लगता है, तो टाइम मार्जिन को इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए बराबर रखने के लिए ये लोग यहाँ पे इन लॉज, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, ये वर्ड यूज कर देते हैं। कजिन, जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, चचेरा भाई, ममेरा भाई, चचेरी बहन, ममेरी बहन।
हालांकि हिंदी में तो बड़ी इजीली आपने क्लैरिफाई कर लिया कि कौन मेल है कौन फीमेल है, लेकिन इंग्लिश में नहीं। इंग्लिश में आप केवल कजिन वर्ड से क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि आप मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की बात कर रहे हैं। और बात कर किसकी रहे हैं, पैटर्नल साइड रिलेशन की बात कर रहे हैं या मैटरनल साइड रिलेशन। पैटर्नल मैटरनल भी दो वर्ड होते हैं। पैटर्नल का मतलब हो गया पिता की तरफ के रिश्ते, मैटरनल का मतलब हो गया माता की तरफ के रिश्ते। ठीक है, तो ये आप लोग के साथ थोड़ी सी ट्रिक खेलने के चक्कर में आपको, ताकि जेंडर क्लियर ना हो और रिलेशन क्लियर ना हो, आपको ये कैची वर्ड्स थ्रो किए जाते हैं। दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है। ठीक है, आई गेस इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब एक कदम और आगे चलते हैं। यहाँ पे जितने भी जेंडर्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, आपको भी पता होगा, एक मेल है और अगला फीमेल है। हम इन दोनों के लिए एक रिप्रेजेंटेशन लेके चलते हैं। मेल को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन से और फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन से। ये कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है, ये बुक टू बुक, पब्लिकेशन टू पब्लिकेशन या पर्सन टू पर्सन या स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर जाता है, लेकिन हमें डिस्कशन करने में आसान हो इसलिए हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेके चलेंगे अपने पूरे सेशन में। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा, मेल को रिप्रेजेंट करेंगे प्लस से और फीमेल को रिप्रेजेंट कर देंगे माइनस से। अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, या आप कह सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की। हमारा टारगेट होगा कि इस चैप्टर को हम सवाल को बार बार पढ़ के सिंप्लीफाई करने के बजाय एक नीट एंड टाइडी रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करते हैं। देखिए, रिप्रेजेंटेशन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो हम ब्लड रिलेशन के फंडामेंटल्स में स्टडी करेंगे। ब्लड रिलेशन का डिजास्ट्रस रूप हम देखेंगे सेटिंग, अरेंजमेंट और पजल में, क्योंकि तब क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएंगे। इसलिए रिप्रेजेंटेशन को स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हमें उस दिए हुए हिंट या इंस्ट्रक्शंस को बार बार पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो बात करते हैं डायग्राम रिप्रेजेंटेशन की। हम यहाँ पे रिलेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो करेंगे कैसे, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं तो आसान होगा। जैसे एक सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, ए इज फादर ऑफ बी, मतलब ए पिता है बी के। अब इसके लिए डायग्राम क्या बनाएंगे, ए पिता है बी के। इसमें एक चीज तो क्लियर है कि ए की जनरेशन अबव आएगी, ऑब्वियस ही बात है, फादर की जनरेशन पहले आएगी, उसके बाद उनके बच्चों की जनरेशन आएगी ना। तो हमने ए को यहाँ पे हम प्रिविलेज देते हैं, जिसकी जनरेशन पहले आ रही है उसको टॉप में रखे जाते हैं, फिर जिसकी जनरेशन बाद में आती जा रही है उनको धीरे धीरे नीचे प्लेस करते जाते हैं। ठीक है, तो ए पिता है बी के, तो जनरेशन अबव किसकी हो गई, ए की, हमने ए को प्लेस कर दिया। अब इसमें एक चीज और है, अब आप यहाँ पे बी को कहाँ पे प्लेस करेंगे, ए के जनरेशन में तो करेंगे नहीं, क्योंकि इनके बीच में जनरेशन का गैप आएगा, तो हम बी को नीचे प्लेस कर देंगे, ए के नीचे ही प्लेस कर देंगे बी को, और इनको एक लिंक से कनेक्ट कर देंगे। ये लिंक क्या क्लैरिफाई कर रही है, ये लिंक ये क्लैरिफाई कर रही है कि जो दोनों पर्सन है ये अलग अलग जनरेशन में हैं। पहले ए की जनरेशन आ रही है, उसके बाद किसकी जनरेशन आ रही है, बी की जनरेशन आ रही है। ठीक है, अब हमसे इसमें क्या कहा गया, ए पिता है। एक चीज और क्लियर हो रही है यहाँ पे, ए का जेंडर। ए का जेंडर क्या हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे, मेल है। तो मेल है, इसके चलते हमने ए के बगल में साइन लगा दिया प्लस का। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन फुल एंड फाइनल हो गया कि ए इज फादर ऑफ बी। अब इसी कड़ी को थोड़ा और बढ़ाते हैं। अब अगली हिंट हमारे पास है, बी इज फादर ऑफ सी। इसी सवाल में बी इज फादर ऑफ सी, तो अब बी पिता है सी के, तो सी को कहाँ प्लेस करेंगे, बी की जनरेशन में, बिल्कुल नहीं, बी के बाद वाली जनरेशन में। ठीक है, तो फिर हमने बी के नीचे एक सीध में सी को प्लेस कर दिया और इनको भी एक लिंक से कनेक्ट कर दिया, ये रिप्रेजेंट करते हुए कि बी के बाद वाली जनरेशन किसकी आ रही है, सी की आ रही है। एक बात और ये क्लियर हो रही है कि बी पिता है, तो बी के बगल में हमने साइन लगा दिया प्लस का। इतनी बातें समझ में आ गई। अब मैं आपसे थोड़े से काउंटर क्वेश्चन पूछती हूँ। जैसे कि सबसे पहला काउंटर क्वेश्चन ये होगा, ए का क्या संबंध है सी से। बड़ा क्लियर आंसर है, ए इज ग्रैंडफादर ऑफ सी। ए दादाजी हैं सी के। हमसे ये नहीं पूछा गया सी का, हमसे क्या पूछा गया, ए का क्या संबंध है सी से। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी।
तो हम ए के नजरिए से जवाब देंगे ना, तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब क्या निकल के आया, ए इज ग्रैंडफादर ऑफ सी। ठीक। अच्छा, इसी सवाल को थोड़ा सा वाइस वर्सा रिवर्स फॉर्म में मैं पूछती हूँ। रिवर्स फॉर्म में ये है, बताइए जरा सी का क्या रिलेशन है ए से। अब आपके पास जवाब क्या है, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, पोता पोती, क्या रिलेशन क्या है। अब एक बात बताइए, क्या हम क्लियर रिप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे? नहीं। क्लियर रिप्लाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें सी का जेंडर क्लियर नहीं है। तो जब जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज है, जेंडर तो नहीं क्लियर है पर रिलेशन जरूर क्लियर है, तो हमारा जवाब क्या आएगा, या तो पोता है या तो पोती है, आइदर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, क्योंकि हम क्लियर रिप्लाई यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। इतनी बातें समझ में आई। फिर इसी ब्लड रिलेशन, इसी फैमिली ट्री को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। अब मैंने आपको अगली हिंट, अगली कड़ी क्या दे दी, आर इज डॉटर ऑफ ए, मतलब आर बेटी है ए की। अब आप सोचिए इस डायग्राम में आप आर को प्लेस करेंगे तो करेंगे कहाँ, आर बेटी है ए की, तो आर को ए की जनरेशन में तो नहीं आना है, ए की बाद वाली जनरेशन में आना है। ए के बाद वाली जनरेशन का मतलब क्या हुआ, यही बी वाली लाइन में। ठीक है, बी की ही लाइन में हमने आर को प्लेस कर दिया। एक इंफॉर्मेशन और मिल रही है कि ये बेटी है, मतलब आर का जेंडर क्लियर है, तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। अभी हमने आर और बी के बीच में कोई लिंक नहीं रखी है, या आपका मन करे तो आप एक लिंक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बट फिलहाल सेफ ये रहेगा कि अभी हम कोई लिंक ना रखें। अब इसी के बाद अगली हिंट एक और है हमारे पास, एक्स इज वाइफ ऑफ बी, एक्स पत्नी है बी की, तो मियाँ बीवी भी एक ही जनरेशन में आएंगे, जनरेशन का गैप तो बनेगा नहीं, तो एक्स को भी हम बी के पैरेलल में प्लेस कर देंगे, बी वाली जनरेशन में ही प्लेस कर देंगे, क्योंकि ये वाइफ है तो जेंडर डिसाइडेड है कि एक्स को फीमेल होना है। अच्छा, अब एक बात बताइए, हमने एक तरफ एक्स को रख दिया, एक तरफ आर को रख दिया, अब एक लिंक से दोनों को कनेक्ट कर दिया। जरा एक ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ये जो डायग्राम है एक्स बी और आर, इनके बीच में सिर्फ देखने से, अगर मुझे क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ना है, सिर्फ देखने से क्या हमको क्लियर हो रहा है कि इसमें कौन हस्बैंड वाइफ का पेयर है और कौन ब्रदर सिस्टर का पेयर है? खाली देखने से हमें क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि मेल फीमेल का एक पेयर इधर भी बन रहा है बी और आर में, मेल फीमेल का एक पेयर बी और एक्स में भी बन रहा है, और दोनों के बीच में एक सिंगल लिंक से भी कनेक्टेड है दोनों, तो कहीं पे डिफरेंसेस नहीं है। और हमारा डायग्राम बनाने का पर्पज ही यही था कि हमें सवाल को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, बट फिलहाल जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे इन दोनों रिलेशन के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट करने का बेस्ट वे है कि हम ब्रदर सिस्टर के बीच में क्या कर देंगे, डबल बॉन्डिंग कर देंगे। तो हमने बी और आर के बीच में डबल बॉन्डिंग कर दी, और हस्बैंड और वाइफ के बीच में सिंगल बॉन्डिंग। ये आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं कि ब्रदर सिस्टर के बीच में डबल बॉन्डिंग रखेंगे और हस्बैंड वाइफ के बीच में सिंगल बॉन्डिंग। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये भाई बहन और हस्बैंड वाइफ का यही पेयर ऐसा है जो एक जनरेशन में भी आ जाता है, एक पर्सन भी कॉमन हो जाता है, और एक मेल और एक फीमेल का पेयर भी बन जाता है। आप इस उदाहरण में खुद देख सकते हैं। तो हमें कंफ्यूजन ना हो, हमें अपने डायग्राम को एकदम डैम नीट एंड टाइडी बनाना है कि हमने एक बार डायग्राम कॉन्फिडेंटली बना दिया, उसके बाद आपका मन हो तो 10 नहीं 50 काउंटर क्वेश्चन पूछिए, हम सबका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, यही पर्पस है डायग्राम का। तो मेन मोटिव क्या है? ब्रदर सिस्टर के बीच में डबल बॉन्डिंग, हस्बैंड वाइफ के बीच में सिंगल बॉन्डिंग। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब अगर मैं आपसे कुछ काउंटर क्वेश्चन पूछूं, काउंटर क्वेश्चन जैसे एक्स का क्या रिलेशन है सी से? एक्स क्या लग रही है सी की? क्या लग रही है? माता। एक्स लग रही है मदर सी की। अच्छा, अगर मैं पूछूं ए क्या लग रहे हैं एक्स के? हाउ इज ए रिलेटेड टू एक्स? ए के नजरिए से पूछा है, एक्स के नहीं। ए क्या लग रहे हैं? फादर इन लॉ, ससुर जी, क्योंकि उसके हस्बैंड के फादर है। अच्छा, एक्स क्या लग रही है ए की? क्या लग रही है? एक्स इज डॉटर इन लॉ, मतलब बहू है ए की। अच्छा, दूसरा सवाल, एक्स का क्या रिलेशन है आर से? हिंदी में सिस्टर इन लॉ।
अब आप ये नहीं कहेंगे कि एक्स आर की भाभी लग रही है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में भाभी जैसा वर्ड नहीं मिलेगा। भाभी के बजाय आपको हिंदी में ही सिस्टर इन लॉ लिखा मिलेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक्स क्या लग रही है आर की, सिस्टर इन लॉ। आर क्या लग रही है एक्स की, अगेन द सेम थिंग, सिस्टर इन लॉ। आर क्या लग रही है ए की, पुत्री, बेटी, डॉटर। और आर क्या लग रही है बी की, सिस्टर, मतलब बहन। अब हमने ये डायग्राम बना लिया तो हमसे कितना भी काउंटर क्वेश्चन कोई करे हम इजीली आंसर कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल, इस फैमिली में कितने मेल मेंबर हैं? कितने मेल मेंबर हैं सोचिए। आपके पास क्या जवाब आ रहा है? 2। ये गलत जवाब है। हम 2 आंसर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्या आपको सी का जेंडर क्लियर है? जब सी का जेंडर ही नहीं क्लियर है तो आप कैसे बता सकते हैं कि परिवार में कुल इतने मेल मेंबर हैं? इसका जवाब बनेगा आइदर और के टर्म्स में, मतलब हम इसका जवाब देंगे या तो 2 हैं या तो 3, क्योंकि हमारे पास क्लियर रिप्लाई नहीं है। फिर हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? आइदर 2 और 3। अच्छा, अगला सवाल, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? फिर इसका भी सेम जवाब, या तो 2 हैं या तो 3 हैं, आइदर 2 और 3, क्योंकि हमारे पास क्लियर रिप्लाई नहीं है। क्लियर है? इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरे अगले सवाल में सबसे पहली हिंट आपके लिए ये है, ए इज फादर ऑफ बी। ए पिता है बी के। क्लियर है? अभी हमने थोड़ी देर पहले भी यही काम किया था। ए को ऊपर वाली जनरेशन में रख दिया, उसके बाद उसी के सीट में बी को प्लेस कर दिया, मतलब अगली जनरेशन में उनको एक लिंक से कनेक्ट कर दिया और ए के बगल में प्लस का साइन लगा दिया। इतनी चीज तो बन गई। अब अगली हिंट आपके पास है कि बी इज ब्रदर ऑफ सी। बी भाई है सी का। सी को कहां प्लेस करेंगे? बी के ही पैरेलल में हम सी को रखेंगे, क्योंकि बी और सी एक ही जनरेशन में, भाई बहन की जनरेशन अलग तो हो नहीं जाएगी। बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी भाई है सी का। चलिए हमने सी को तो रख दिया, दोनों को एक कॉमन लिंक से डबल पैरेलल, 2 पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, डबल लिंक रखेंगे यहाँ पे, दोनों को डबल लिंक से हमने कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अगली हिंट, सी इज डॉटर ऑफ आर। कुछ भी बनाए उससे पहले एक चीज तो क्लियर हो रही है, सी बेटी है आर की। इसका मतलब क्या हुआ? सी का जेंडर फीमेल। इतनी चीज क्लियर हो गई तो हमने माइनस का साइन वहां पे रख दिया। सी इज डॉटर ऑफ आर। वन मोर थिंग इज क्लियर कि आर की जनरेशन ऊपर जाएगी। चलिए फिर आर चली गई कहीं ए वाली जनरेशन में। अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछती हूँ, बताइए आर का क्या रिलेशन है ए से? आपके पास कोई जवाब आएगा या आप ये कहेंगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम निर्धारित नहीं कर सकते? क्या जवाब देना पसंद करेंगे आप यहाँ पे? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। किसी के दिमाग में आ रहा होगा वाइफ आ सकता है, किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें आर का जेंडर ही नहीं क्लियर है, तो वाइफ है या कुछ और है हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ठीक है? मैंने आपसे सबसे पहले क्या कहा था? ए पिता है बी के, फिर बी भाई है सी का। भाई है सी का। अब आपने कंफ्यूज हो तो हो क्यों रहे हैं? कंफ्यूज इसलिए हो रहे होंगे क्योंकि हमारे कल्चर में ये जो भाई वर्ड है ये बहुत ब्रॉड कवरेज है, इसका बहुत ड्रास्टिक कवरेज है इसका। कैसे है? चाचा का लड़का भाई, मामा का लड़का भाई, ताऊ का लड़का भाई, हर चीज को, बुआ का लड़का भाई, हर सारे ये जितने भी ब्रदर्स हैं सबको एक ही पैमाने में नाप दिया जाता है। किसमें? भाई में, ब्रदर में, ठीक है? लेकिन जब हम रीजनिंग में बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। रीजनिंग में ये जो चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, मामा, ये जो इस सारे रिलेशंस की, मतलब जो डायरेक्ट आपसे कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्ट वे में कनेक्टेड हैं, इन सारे भाई के लिए ब्रदर वर्ड नहीं यूज करते। हम क्या यूज करते हैं? कजिन। तो इन दोनों वर्ड में कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर क्वेश्चन ने ब्रदर सिस्टर मतलब भाई और बहन से टर्म को एक्सप्रेस किया है, इसका मतलब एक चीज क्लियर है। क्या क्लियर है? कि वो दोनों सगे भाई बहन हैं। क्लियर है?
अगर सिर्फ ब्रदर और सिस्टर से एक्सप्रेस किया है तो सगे भाई बहन है, रियल ब्रदर एंड सिस्टर। सगे भाई बहन होने के चलते हमारे इस डायग्राम में फर्क क्या पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अब एक बात बताइए, बी बेटा है ए का, क्योंकि ए पिता है बी के, और बी भाई है सी का, तो इससे एक चीज और क्लियर हो रही है कि सी भी संतान है किसकी? ए की ही। अगर ए पिता है बी के तो ए ही पिता है सी के, क्योंकि बी क्या है? भाई है, कजिन नहीं है। अगर कजिन होता तो माता पिता अलग हो सकते थे, भाई है इसका मतलब माता पिता सेम ही रहेंगे। अब आगे हमसे कह दिया गया कि सी पुत्री है आर की। एक तो चीज हम पहले से जान रहे थे कि सी पुत्री है ए की, अब एक नई चीज पता चल गई कि सी पुत्री है आर की, तो बट ऑब्वियस है कि ए और आर क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ, पति और पत्नी। तो आर का जेंडर यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि आर क्या है? फीमेल है। और ए और आर के बगल में दोनों में हम एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे, ये रिप्रेजेंट करते हुए कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो जैसा कि मैंने आपसे सवाल पूछा था, आर का क्या रिलेशन है ए से? हाउ इज आर रिलेटेड टू ए? आंसर क्या होगा? वाइफ। अगर मैं पूछूं आर का क्या रिलेशन है बी से, हाउ इज आर रिलेटेड टू बी, तो जवाब क्या आएगा? मदर, माता। क्लियर है? अब चलते हैं अगले रिप्रेजेंटेशन की तरफ। अब हमारा अगला रिप्रेजेंटेशन कह रहा है कि ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी, मतलब ए दादाजी हैं बी के। क्या डायग्राम बनाएंगे आप इसके लिए? ए को ऊपर वाली जनरेशन में प्लेस कर दिया, उसके बगल में प्लस का साइन लगा दिया क्योंकि ग्रैंडफादर है, ऑब्वियस ही बात है मेल होंगे। उसके बाद नीचे वाली जनरेशन में हमने बी को प्लेस कर दिया और एक कॉमन लिंक से कनेक्ट कर दिया। क्या यही रिप्रेजेंटेशन बनेगा? नहीं, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ए और बी के बीच में सिर्फ एक ही जनरेशन का गैप आ रहा है, बल्कि जब ग्रैंडफादर कहा गया है तो गैप और होगा, खाली एक ही का गैप नहीं आएगा। तो इसके लिए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बनेगा क्या? यहाँ पे जनरेशन का गैप और ज्यादा होगा। ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए मेल है और ग्रैंडफादर है किसके? बी के। तो हमने एक जनरेशन का गैप रखा, वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये पर्सन कौन है। फिर एक जनरेशन हमने आगे कैरी फॉरवर्ड की और यहाँ पे किसको प्लेस कर दिया? बी को, क्योंकि ए और बी के बीच में कितनी जनरेशन आएंगी? 2 जनरेशन आनी है और ये बीच में पर्सन के बारे में हमें पता नहीं है, तो हमने वहां पे क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। बातें क्लियर हुई कि नहीं आपको? अब आपको सिंपल सी स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, अपने रिप्रेजेंटेशन को बहुत नीट एंड टाइडी रखना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगाने का पर्पस क्या था? क्वेश्चन मार्क लगाने का पर्पस ये है कि क्वेश्चन आगे अगर हमें कुछ ज्यादा टेक्निकल हिंट्स लेकर चला आए तो हमें सिंप्लीफाई करने में कठिनाई ना हो। दूसरी चीज, हमें अपने डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम में ही इतना डैम परफेक्ट है कि आप कोई और मेंबर्स को इसमें इन्वॉल्व करते चले जाइए, हमारा स्ट्रक्चर ये बनता चला जाएगा। हमें कहीं पे भी कुछ भी मॉडिफिकेशन रीड्रॉ करने की या रीराइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि कई बार समय खर्च हो जाता है सवाल को बार बार लिखने और समझने में। ठीक है, इसीलिए ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी के लिए सबसे परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन यही होगा। अब आपको जो भी मैं आपको रिलेशंस बोलूंगी, अब वो डायरेक्ट ना होकर के थोड़े से इनडायरेक्ट ट्रैक पे होंगे। इनडायरेक्ट ट्रैक पे होने के चलते ये हो सकता है कि आपको वो जो मिसिंग पर्सन है उसके लिए क्वेश्चन मार्क जैसी चीज छोड़ देनी होगी, और अगर जेंडर पता चल रहा हो तो दैट इज द बेस्ट। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे अगले रिप्रेजेंटेशन की तरफ। और हमारा अगला रिप्रेजेंटेशन कह रहा है ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी, मतलब ए मामा है बी के। अब ए मामा है बी के बनाने के लिए एक चीज तो क्लियर है कि ए मेल है, हमने ए को रखा, प्लस का साइन लगा दिया क्योंकि ए मेल है, फिर उसके नीचे एक लिंक कनेक्ट करके यहाँ पे बी को रख दिया। सही है? नहीं, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। सही रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा देखते हैं। ए मामा है तो ए के बगल में प्लस का साइन लग दिया, किसके मामा है? बी के। तो नीचे वाली जनरेशन में हमने बी को थोड़ा साइड में करके यहाँ पे बी को प्लेस कर दिया। साइड में रख के क्यों किया? मामा का मतलब क्या हुआ? उसकी बी की माता का भाई, बी की मम्मी के भाई, यही तो हुआ मामा का मतलब।
तो यहाँ पे बी की मम्मी कौन है हमें नहीं पता है, तो इसीलिए हमने बी के ऊपर एक जनरेशन और वहां पे क्वेश्चन मार्क रख दिया। तो हमने यहाँ बॉटम पे किसको प्लेस कर दिया, हमने सबसे बॉटम में यहाँ पे बी को रख दिया, लेकिन ए की सीध में ना रखते हुए थोड़ा सा साइड में रखेंगे हम, क्योंकि ए क्या है बी के मामा। मामा का मतलब क्या हुआ, बी की मम्मी के भाई। बी की मम्मी कौन है फिलहाल तो हमें पता नहीं है, तो हमने उनके लिए, लेकिन पता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको निग्लेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, आप उस पर्सन के लिए एक स्पेस छोड़ दीजिएगा। इसीलिए हमने बी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रख दिया, क्योंकि हमें पता नहीं है बी की मम्मी कौन है, और बी की मम्मी है तो एक चीज और क्लियर है कि वहां पे माइनस का साइन आना है। और ये क्वेश्चन मार्क और ए के बीच में आप कैसी बॉन्डिंग बनाएंगे, सिंगल या डबल, ऑब्वियसली डबल बॉन्डिंग, क्योंकि ये दोनों क्या है भाई बहन, तभी तो ए मामा बन रहे हैं बी के। रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया आपको। अगर इसी रिप्रेजेंटेशन में मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर दूं, ए मामा नहीं चाचा है बी के, ए इज मैटरनल अंकल नहीं, ए इज अंकल ऑफ बी। अब आप क्या करेंगे, क्या मॉडिफाई करेंगे इस डायग्राम में, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। ये जो आपने क्वेश्चन मार्क का जेंडर डिसाइड करके रखा था माइनस है, इसी को क्या कर देना है प्लस, सिंपल, बन गए ए चाचा बी के। क्लियर है कि नहीं। बढ़ते हैं हमारे अगले रिप्रेजेंटेशन की तरफ। आई होप अब आपको इस मिसिंग कैरेक्टर या जो क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब समझ में आ गया कि इसकी प्लेसिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, और आप समझ गए कि डायग्राम को इजी वे में या परफेक्ट वे में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं रिलेशंस को। ठीक है, तो हमारा अगला रिलेशन है ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, मतलब ए बहू है बी की। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बहू है तो ए की जनरेशन तो नीचे आएगी और बी की जनरेशन ऊपर जाएगी। बहू है तो मतलब ए फीमेल है, तो डायग्राम बी एक लिंक बनाएंगे ए और ए को फीमेल रख देंगे। ऐसा बनेगा क्या, नहीं, ये इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगा, शायद आपने भी अपनी कॉपी में सही रिप्रेजेंटेशन बनाया होगा या दिमाग में रखा होगा। चलिए देखते हैं, फिर टैली करते हैं और आपका हमारा रिप्रेजेंटेशन मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अब रिलेशन क्या कहा गया है, ए बहू है बी की, तो हमने बी को ऊपर टॉप पे प्लेस कर दिया। बहू है का मतलब क्या हुआ, बी के बेटे की वाइफ है। यहाँ पे बी का बेटा है कौन, फिलहाल हम नहीं जानते, तो हमने बी के नीचे एक लिंक बनाया, क्वेश्चन मार्क रखा, उसको एक सिंगल लाइन से कनेक्ट कर दिया, किससे, ए से, और ए क्या है फीमेल है, और ये क्वेश्चन मार्क वाला पर्सन क्या है मेल, मतलब प्लस, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाला पर्सन और ये ए, ये दोनों क्या हो रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ। रिप्रेजेंटेशन समझ में आया आपको। अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूं कि बताओ बी का क्या रिलेशन है ए से, बी क्या लग रहे हैं ए के, बी के नजरिए से पूछेंगे तो क्लियर जवाब नहीं है, क्योंकि हमें बी का जेंडर डिसाइड नहीं है। मे बी फादर इन लॉ और मे बी मदर इन लॉ, चाहे सास हो या ससुर हो, हमें क्लियर रिलेशन तो पता नहीं है ना। लेकिन हाँ, अगर हमसे पूछा जाए ए क्या है बी की, वो तो क्लियर है और सॉर्टेड है कि ए बहू है, मतलब डॉटर इन लॉ है बी की, मतलब बी के बेटे की वाइफ। इसीलिए हमने बी के नीचे एक स्पेस छोड़ दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बेटा है तभी ये बहू बन रही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये रिप्रेजेंटेशन। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले रिप्रेजेंटेशन की तरफ। अब अगले रिप्रेजेंटेशन में अगर मैं आपसे ये कहूं, इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट, इसी के साथ अब मैंने आपको ये इन्वॉल्व कर दिया, ए इज फादर इन लॉ ऑफ बी, प्रीवियस रिलेशन था ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, अब क्या हो गया ए इज फादर इन लॉ ऑफ बी। अब आप क्या करेंगे, ए को ऊपर प्लेस करेंगे, फादर इन लॉ है मतलब ए को क्या होना है मेल होना है, ए इज फादर इन लॉ ऑफ बी, तो ए के नीचे एक पर्सन और आएगा जो हमें पता नहीं है, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सिंगल लिंक से किससे कनेक्ट करा दिया बी से, क्योंकि यहाँ इन लॉस का रिलेशन बन रहा है तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ तो होंगे ही होंगे। लेकिन अब इस क्वेश्चन मार्क और बी में कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है ये पता नहीं है, इसके बारे में हम अभी श्योर नहीं है। किसी एक का भी जेंडर पता चल जाए तो हम अगले का डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल में हमें जितनी भी हिंट दी गई है उससे तो हमें पता नहीं चल रहा। यहाँ पे जेंडर सिर्फ ए का पता चल रहा है।
अगर हमसे कहा गया ए इज फादर इन लॉ ऑफ बी या ए ससुर जी हैं बी के, तो हम ऐसा ही डायग्राम बनाएंगे। ए के बगल में प्लस का साइन रखेंगे, एक लिंक बनाएंगे, वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सिंगल लिंक से कनेक्ट कर देंगे, किससे? बी से, क्योंकि ये दोनों क्या है? हस्बैंड और वाइफ। क्लियर है? आई गेस कि आपकी कॉपीज में भी यही रिलेशन बना होगा। बढ़ते हैं अगले रिप्रेजेंटेशन की तरफ। अब हमारा अगला रिप्रेजेंटेशन है ए इज ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ बी। ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब क्या हुआ? ए परदादा हैं बी के। तो एक चीज तो क्लियर है, ए को टॉप पे रखना है, पर दादाजी हैं तो जेंडर भी डिसाइडेड है, ए क्या है? मेल है, तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। किसके परदादाजी हैं? बी के। अब आप ये सोचिए कि कितना क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप बीच में। एक लिंक, अगली जनरेशन में आए क्वेश्चन मार्क, फिर अगली जनरेशन में जाएंगे और फिर क्वेश्चन मार्क। हम बी को यहाँ पे प्लेस नहीं करेंगे। अगर हमने यहीं पे प्लेस कर दिया तो ए दादाजी बन जाएंगे, परदादाजी नहीं। फिर हम एक जनरेशन और नीचे जाएंगे और यहाँ बॉटम पे हम किसको प्लेस करेंगे? बी को, क्योंकि ग्रेट ग्रैंडफादर बोला गया है, मतलब जनरेशन का गैप 3 होना है। एक जनरेशन ए की हो गई, एक पहले क्वेश्चन मार्क की हो गई, फिर अगले क्वेश्चन मार्क की हो गई। बात समझ में आई कि नहीं है? यहाँ पे 3 जनरेशन्स का गैप आना है। क्लियर है कि नहीं? आई गेस अब आपको रिप्रेजेंटेशंस करेक्ट वे में कैसे बनाना है ये समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब हम डील करेंगे कुछ सवालों से। अब बारी है क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने की। अभी तो हम सिर्फ फंडामेंटल जोन में थे कि रिप्रेजेंट करेंगे तो करेंगे कैसे। अभी मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चंस मैं खुद सिंप्लीफाई करूंगी, उसके बाद जब सारे वैरायटी के क्वेश्चंस हम पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम अपने ब्लड रिलेशन के लास्ट सेगमेंट में जाएंगे एक्सरसाइज पे, और उस एक्सरसाइज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व होंगे। चलिए बढ़ते हैं फिर कुछ एग्जांपल्स की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं फिर पहले सवाल की तरफ। मैं आपको सबसे पहला सवाल जो देना चाहती हूँ वो है इंडिकेटिंग फॉर्म का, और मैं आपको उसको बोर्ड और पेन के बजाय मैं आपको उसको ग्राफिक्स के हेल्प से समझाना चाहूंगी, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या कह रहा है? पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ लेडी राज सेड। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए राज ने कहा। अब क्या कहा वो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा मिलेगा, जो कि इस तरह से है। शी इज द ओनली डॉटर, वो इकलौती पुत्री है, ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स, मेरी पत्नी के दादाजी के, ओनली सन, इकलौते पुत्र की। मैं सवाल एक बार फिर से दोहरा रही हूं, ठीक है। Pointing towards a lady, Raj said, she is the only daughter of my wife's grandfather's only son. एक औरत की तरफ इशारा करते हुए राज ने कहा कि वह इकलौती पुत्री है मेरी पत्नी के दादाजी के इकलौते पुत्र की। अब सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू राज? उस लेडी का राज से क्या संबंध है या क्या रिलेशन है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? आइए सिंप्लीफाई करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा इस पूरे सवाल को, इस पूरी कड़ी को बोलने वाला कोई एक पर्सन होता है। जैसे कि इस सवाल में वो पर्सन कौन है? राज। राज ने सारी वर्डिंग्स बोली हैं। अब एक बात सोचिए, अगर मैं आपको अपने किसी फैमिली मेंबर से इंट्रोड्यूस करा रही हूं, तो एक ऑब्वियस सी चीज है, मैं खुद को अपने सेंटेंस में खुद को प्लेस जरूर करूंगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक उदाहरण लेते हैं कि इनसे मिलिए, ये है मेरे दादाजी के बेटे, मेरे दादाजी। जब तक मैं खुद को अपने सेंटेंस में इन्वॉल्व नहीं करूंगी, उस सेकंड पर्सन से मैं अपना रिलेशन आपको एग्जैक्ट वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगी। तो जब तक मैं अपने सेंटेंस में खुद को बीच में नहीं रखूंगी, मैं आपको क्लियर वे में उस पर्सन से अपना रिलेशन कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगी। और खुद को सेंटर में रखने के लिए अपने सेंटेंस में आदमी किस वर्ड का यूज करता है? फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं, मेरे, मेरे लिए। इन इंग्लिश मी, माइन, माई, कुछ इस तरह से आ जाते हैं सेंटेंस या वर्ड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूरा सेंटेंस डिक्टेट किया किसने? राज ने। तो अब मैंने खुद को अज्यूम कर लिया कि मैं ही राज हूं,
तो अब मैं इस क्वेश्चन को यहीं से सिंप्लीफाई करूंगी कि मैं खुद राज हूं, ठीक है, मैं राज हूं, मैंने थोड़ी देर अज्यूम कर लिया, तो मेरी पत्नी, अब ये आ गई मेरी पत्नी। अब जब ये पत्नी है तो एक चीज और क्लियर है कि ये क्या है, फीमेल है, और फिर मैं क्या हो गई, मेल। एज्यूम करना है थोड़ी देर के लिए, रियलिटी मत लेके चलिएगा, हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ये है मेरी पत्नी और फिर ये मैं हूं राज। अब मेरी पत्नी के दादाजी, मेरी पत्नी के दादाजी, अब जस्ट इमेजिन करिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने दादाजी वाला ग्रैंडफादर वाला रिलेशन ड्रॉ किया था ना, तो हम कैसे रिलेशन बनाएंगे, मेरी पत्नी के दादाजी, एक स्टेप एक रिलेशन अहेड गए, लेकिन वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया, एक स्टेप और अहेड गए, अब ये बने मेरी पत्नी के दादाजी। सो नाउ ही इज ग्रैंडफादर ऑफ माई वाइफ। क्लियर? अब ये हो गए मेरी पत्नी के दादाजी। मेरी पत्नी के दादाजी के इकलौते पुत्र, अब ये जो क्वेश्चन मार्क वाला पर्सन है यही है दादाजी का इकलौता पुत्र, मतलब ये हो गए मेल, ये जो क्वेश्चन मार्क वाले पर्सन है ये हो गए मेल। यहां तक तो बन गया। अब एक चीज यहां पे हमने स्टार्टिंग में एक रिलेशन मिस कर दिया था, हमने सिंप्लीफाई कहां से किया था, मेरी पत्नी के दादाजी, स्टार्टिंग की एक कड़ी हमने छोड़ दी थी जिसको अब हम लाके यहां पे ऐसे जोड़ देंगे। वो कड़ी क्या थी, वह इकलौती पुत्री है, मतलब ये जो मेरी बीवी है ये इन्हीं की इकलौती पुत्री है। ओके, तो अब इस लेडी का राज से क्या संबंध है, मतलब हम इतनी देर से इसी महिला के बारे में बात कर रहे थे, राज अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए ही अपना सेंटेंस बोल रहा था। तो आपसे यही पूछा गया था ना, हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू राज, उस औरत का राज से क्या संबंध है, तो क्या जवाब आएगा, वाइफ, शी इज वाइफ ऑफ राज, वो उसकी क्या है, पत्नी है। कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए एक बार क्विक वे में जल्दी से इसको फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई किया, खुद को ही एज्यूम करके मेरी वाली जगह पर, ठीक है। तो ये मैं हो गया मेरी, मतलब राज, मेरी पत्नी ये हो गई मेरी वाइफ, मेरी पत्नी के दादाजी, एक जनरेशन छोड़ के अहेड मेरी पत्नी के दादाजी के इकलौते पुत्र, मतलब ये क्वेश्चन मार्क वाला पर्सन मेल है और दादाजी भी मेल है। अब हमने स्टार्टिंग में एक कड़ी छोड़ दी थी, वह इकलौती पुत्री है, जिसको अब हम लाके सेंटेंस के लास्ट में जोड़ देंगे, तो वह इकलौती पुत्री है, तो यहाँ इकलौती पुत्री यही तो नजर आ रही है, यही तो एक फीमेल नजर ही आ रही है। तो यही हुई जिसके बारे में राज इतनी देर से इंडिकेट करते हुए बात कह रहा था। तो हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू राज, वो उसकी क्या लग रही है, वाइफ, मतलब पत्नी। आई होप आपको ये इंडिकेटिंग वाला क्वेश्चन इजी वे में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लिया था। अभी इससे रिलेटेड हम कई क्वेश्चन सिंप्लीफाई भी करेंगे और उसमें से कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे। तो ये था इंडिकेटिंग का एक छोटा सा सैंपल। अब बढ़ते हैं कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन की तरफ और एक पजल भी पढ़ेंगे और फिर बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। चलिए बढ़ते हैं।